मार्च में बारिश देख जनता बहुत कंफ्यूज है। लोग कह रहे हैं कि ये बारिश बिल गेट्स ने करवाई है, मामला पूरा आर्टिफिशियल है। सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ है, दिमाग भन्नाया हुआ है लोगों का, जो कि लाजमी भी है क्योंकि मार्च की शुरुआत में ऐसी गर्मी पड़ी कि लगा अप्रैल मई वाली गर्मी आ गई हो। और अचानक मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि बारिश, आंधी, ओले, बिजली सब कुछ एक साथ देखने को मिला। कई जगह तो हालात ऐसे बन गए जैसे मानसून समय से पहले आ गया हो। सोशल मीडिया में इसको लेकर कई एंगल चल रहे हैं, तो वही बिल गेट्स वाला जो शुरू में बताया, पर क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है? मौसम आगे क्या क्या रंग दिखाने वाला है, असल में क्या चल रहा है, सब समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। पहले बिल गेट्स वाले एंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। दरअसल बिल गेट्स ने एक रिसर्च आइडिया को सपोर्ट किया था जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी SAI। अब ये SAI क्या है? इसे ऐसे समझिए, वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि अगर हम सूरज की कुछ गर्मी को धरती तक आने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में भेज दें तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम हो सकती है। इसके लिए प्लान ये था कि आसमान के बहुत ऊपर, जहां हवाई जहाज भी नहीं उड़ते, छोटे छोटे कण छोड़े जाएंगे जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आइडिया था और रिसर्च तक ही सीमित रहा। इसे असल में लागू नहीं किया गया। इससे एक जुड़ा प्रोजेक्ट था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्कोपेक्स प्रोजेक्ट। इसमें वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि अगर ऐसे कण ऊपर छोड़े जाएं तो उनका असर क्या होगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। लोगों ने इसका विरोध किया और आखिरकार 2024 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो फिलहाल साफ बात यह है कि ना कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ना ही किसी ने दिल्ली में बारिश बनाई है आर्टिफिशियल वाली। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर मार्च में ये बारिश क्यों हुई है। चलिए इसे समझते हैं। इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। नाम थोड़ा भारी लग सकता है लेकिन काम बहुत सिंपल है। ये असल में एक तरह का मौसम सिस्टम होता है जो यूरोप के आसपास, खासकर भूमध्य सागर के इलाके में बनता है। वहां से ये धीरे धीरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री करता है। रास्ते में ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी यानी पानी खींचता चलता है। अब जैसे ही ये भारत पहुंचता है, खासकर उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में, तो अपने साथ बारिश और बर्फबारी लेकर आता है। सर्दियों में यही सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पहाड़ों में बर्फ गिरती है और नदियों में पानी मिलता है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये था कि नवंबर से लेकर फरवरी तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, यानी कम बार आए और ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे। इसका असर ये हुआ कि सर्दियों में कई जगह बारिश कम हुई, बर्फबारी भी कम रही। फिर अचानक मार्च के बीच में क्या हुआ? एक नहीं बल्कि लगातार 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ गए। पहला 13 मार्च और फिर 18 मार्च के आसपास। और जैसे ही ये आए पूरा मौसम बदल गया। अचानक बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, कई जगह ओले गिरे, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इसके साथ और भी मौसम सिस्टम जुड़ गए, जैसे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये नाम सुनकर लग सकता है कि कोई तूफान होगा, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर हवा में घूमता हुआ सिस्टम होता है। जब ये बनता है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है और बादल बनने लगते हैं। इससे मौसम अस्थिर हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ गई, नमी वाली हवाएं। बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से लगातार नम हवा आ रही थी, यानी हवा में पानी की मात्रा बढ़ गई थी। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ ठंडी हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के जरिए आ रही हैं, दूसरी तरफ गर्म और नम हवाएं समुद्र से आ रही हैं। जब ये दोनों टकराती हैं तो क्या होता है? तूफान, बारिश, ओले, बिजली। यही हुआ इस बार। इसके अलावा एक और अहम चीज़ थी ट्रफ यानी कम दबाव की लंबी लाइन। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में खिंची हुई लाइन जहां हवा ऊपर उठ रही है। ये बादल बनने और बारिश कराने में बहुत मदद करती है। इस बार ऐसा ट्रफ भी बना हुआ था जिसने बारिश को और बढ़ा दिया। अब सवाल आता है, मार्च में ही ऐसा क्यों ज़्यादा होता है? दरअसल मार्च एक ट्रांजिशन का महीना है, यानी बदलाव का महीना। सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी शुरू हो रही होती है। दिन में तापमान बढ़ता है लेकिन रात में अभी भी ठंडक रहती है, यानी मौसम खुद ही थोड़ा अस्थिर होता है। जब इस अस्थिर मौसम में नमी मिल जाती है और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है तो फिर मौसम जल्दी बिगड़ जाता है। इसी वजह से मार्च को थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि का सबसे अनुकूल महीना माना जाता है। पूर्वी भारत में तो एक खास तरह का तूफान भी आता है जिसे नॉर्वेस्टर्न या काल बैसाखी कहते हैं। ये बहुत तेजी से बनता है और कुछ ही घंटों में जोरदार बारिश, आंधी और बिजली गिराकर निकल जाता है। इस बार इसका असर भी देखने को मिला। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं।
इस बार मार्च में औसत बारिश करीब 9.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि सामान्य औसत करीब 12.6 मिलीमीटर होता है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसने पूरे पैटर्न को बदल दिया। अगर पिछले सालों को देखें तो 2020 में तो मार्च में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई थी। 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। यानी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार टाइमिंग और इंटेंसिटी ने सबको चौंका दिया है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या ये किसानों के लिए अच्छा है? जवाब थोड़ा मिला जुला है। अच्छी बात यह है कि तापमान कम हो गया, जिससे गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों को राहत मिली। मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो फसल के लिए अच्छी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तेज़ बारिश, ओले और आंधी आते हैं तो फसल को नुकसान भी हो सकता है, खासकर जब फसल पकने के करीब हो। तब ओले गिरना बहुत नुकसानदायक होता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा करें, जैसे कि बागानों में जाल लगाना, मवेशियों को अंदर रखना वगैरह वगैरह। अब एक और बड़े खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, जो सीधे दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी दुनिया के मौसम को हिला देता है। नाम है एल नीनो और ला नीना। अब घबराइए मत, ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है, इसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं। मान लीजिए धरती का सबसे बड़ा मौसम कंट्रोल रूम है प्रशांत महासागर, यहीं से ये दोनों गेम शुरू होते हैं। तो जब समुद्र का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनो कहते हैं, और जब वही पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसे ला नीना कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र का तापमान बदलने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। देखिए, समुद्र सिर्फ पानी का ढेर नहीं है, ये हवा को कंट्रोल करता है। जब पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है और वहाँ लो प्रेशर बनता है। इससे बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं। अब समझिए एल नीनो को थोड़ा डिटेल में। जब एल नीनो आता है तो प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से कम 0.5 डिग्री या उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। गर्म पानी पूर्व की तरफ फैलने लगता है और हवाओं का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसका असर ये होता है कि जहां आमतौर पर अच्छी बारिश होती है वहां सूखा पड़ सकता है। भारत की बात करें तो एल नीनो अक्सर मानसून को कमजोर कर देता है, यानी बारिश कम हो सकती है और उसका सीधा असर खेती, पानी और बिजली पर पड़ता है। अब आते हैं ला नीना पर। ला नीना में ठीक उल्टा होता है। समुद्र का पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है, कम से कम 0.5 डिग्री नीचे। इससे हवाएं और मजबूत हो जाती हैं और नमी ज़्यादा बनती है। इसका असर भारत में आमतौर पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन कई बार ये हद से ज़्यादा हो जाती है, यानी बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। अभी जो हालात हैं उसमें ला नीना एक्टिव रहा है, यानी हवा में नमी ज़्यादा रही। यही वजह है कि जब पश्चिमी विक्षोभ जैसे सिस्टम आए तो उन्हें फ्यूल मिल गया और बारिश, आंधी, ओले सब तेज़ हो गए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में ये ला नीना धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता है, और अगर समुद्र का तापमान बढ़ता रहा तो साल के आखिर तक एल नीनो बनने की संभावना है, वो भी सुपर एल नीनो। अब ये बला क्या है? तो अगर ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी समुद्र का तापमान 2 डिग्री या उससे ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। ऐसे में असर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। भीषण गर्मी, सूखा और मौसम में भारी गड़बड़ी। यानी अभी जो ठंडक और बारिश दिख रही है वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आने वाली गर्मी काफ़ी तगड़ी हो सकती है, एकदम भयानक वाली। अब बात करते हैं आगे के दिनों की। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के बाकी दिनों में भी पूरी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली। हल्की सी मध्यम बारिश जारी रह सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं और तूफान भी आ सकते हैं। 2 और पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, एक 22 मार्च के आसपास और दूसरा 26 मार्च को। इनमें से दूसरा ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश करवा सकता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे अप्रैल और मई आएंगे, गर्मी अपनी असली रंग दिखा सकती है। यानी अभी छाता काम आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में शायद एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़े। आपको ये पूरी जानकारी जो आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु केसरवानी। शुक्रिया।